Hello, dear students. Welcome once again to our YouTube channel, Civil with Anil. So, dear friends, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे ओरिफिस, नोचेज एंड वियर। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी जो आपको दिखाए गए हैं, ये सभी जो ओरिफिस, नोच एंड वियर जो हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए। तो जो हमारी जो वीडियो है, इसके अंदर हम अब स्टडी करेंगे ओरिफिस, उनका क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद नोचेस, फिर वियर, और फिर लास्ट में करंट मीटर। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आज की इस वीडियो का, ये है ओरिफिस। तो जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ओरिफिस इज एन ओपनिंग। ये ओपनिंग होती है जो कि हम किसी भी टैंक के अंदर, जिसका कि हमें डिस्चार्ज मेजर करना है, उसके साइड में या उसके बॉटम में ऐसे हम लगा सकते हैं। तो जैसे आपको बताया गया है कि एक ओरिफिस इज ए स्मॉल ओपनिंग इन ए साइड और बॉटम ऑफ ए टैंक थ्रू विच लिक्विड फ्लोज। तो इसके अंदर जो द टॉप एज ऑफ द ओरिफिस इज ऑलवेज बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन द टैंक। जो ये लिक्विड का जो फ्री सरफेस है, इसका जो टॉप एज होता है ओरिफिस का, ये हमेशा ही इसके ऊपर होता है। द ओरिफिस इज यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ए टैंक और ए रिजर्वायर और फाइंडिंग आउट द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी और ब्रिंग डाउन ए सर्टेन लेवल इन ए टैंक। तो जो ओरिफिस है, ओपनिंग जो आपने बनाई हुई है, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं, यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा, एक ओपनिंग है जैसे। तो इसका हम इस्तेमाल इसके अंदर से जो फ्लो हो रहा है लिक्विड, उसके डिस्चार्ज को मापने के लिए, या इस लिक्विड के एक लेवल तक नीचे, इसके अंदर जो वाटर का लेवल नीचे आने की में कितना टाइम लगेगा उसको नोट करने के लिए, या इसको पूरा खाली करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो उसके लिए हम इस ओरिफिस का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंस इसके अंदर कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि एक इसको बोलते हैं जेट। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे हम कि इसके अंदर जो लिक्विड जो बाहर निकल रहा है, द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ लिक्विड दैट फ्लोज आउट ऑफ ओरिफिस इज नोन एज जेट। तो जो स्ट्रीम बाहर निकलती है किसी भी ओरिफिस से, उस स्ट्रीम को हम जेट बोलते हैं। और इसी तरीके से इसके अंदर द सेक्शन ऑफ ए जेट विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम इज नोन एज ए वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो जो स्ट्रीम में जो जेट बाहर निकलता है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, वो एक पॉइंट पर आने के बाद, इस जेट ये मतलब ओरिफिस से बाहर निकलने के बाद, उसका एरिया जो है दैट इज मिनिमम एट ए सर्टेन डिस्टेंस। तो ये लगभग होता है, लगभग 0.5 डी के लगभग होता है ये डिस्टेंस, जहां पर कि इसका डायमीटर या इस स्ट्रीम का जो डायमीटर मिनिमम होता है। तो इसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं इस ओरिफिस के अंदर, वो सब हम इस वेना कॉन्ट्रैक्टा से करते हैं। तो इसीलिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसलिए इसको हम अलग से, इस पॉइंट को वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं, जहां पर कि इसका जो स्ट्रीम का एरिया है या जेट का एरिया दैट इज मिनिमम, उस पॉइंट को वेना कॉन्ट्रैक्टा के नाम से जाना जाता है। अब इस तरह से डियर फ्रेंड, हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर, कि हम जो ओरिफिस है उसको कितनी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसका क्लासिफाई करने का एक तरीका यह है कि इसके अंदर इसको हम साइज के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। तो हम इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक स्मॉल ओरिफिस और एक लार्ज ओरिफिस। तो स्मॉल ओरिफिस कब बोलते हैं, जब ये हमारा, ये देखिए इसके अंदर डी से हमने डिफाइन किया है, इसकी जो डेप्थ है। तो अगर इसके अंदर जो हेड अवेलेबल है, अगर जिस भी टैंक की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो हेड, इसके सेंटर से लेकर जो हेड अवेलेबल है, डेप्थ जो अवेलेबल है, इफ इट इज मोर देन 5 टाइम्स ऑफ दिस डी, इसकी डेप्थ है 5 टाइम से ज्यादा हो, तो ये जो ओरिफिस है हमारा स्मॉल ओरिफिस कहलाएगा। और अगर ये जो हेड अवेलेबल है, इफ इट इज लेस देन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ दिस ओरिफिस, तो उस टाइम पर ये जो ओरिफिस है हमारा, इसको हम लार्ज ओरिफिस से इसको हम डिफाइन करते हैं। तो ये कोई सिंपल सी बात है, हमने इसको स्मॉल ओरिफिस और लार्ज ओरिफिस इस तरीके से हम इसको डिफाइन किया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इट इज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द ओरिफिस। तो जो ओरिफिस इसके अंदर बनता है, तो इसमें छिद्र बना हुआ है, उसकी अलग अलग शेप्स हो सकती हैं। इट में भी सर्कुलर, इट में भी रेक्टेंगुलर, इट में भी स्क्वायर, और इट में भी ट्रायंगुलर। तो इसके आधार पर भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप। अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द एज, क्योंकि जो एज होती है इसकी,
जो ओरिफिस का जो बना हुआ है इसकी एज है, किसी भी शेप का हो, तो वो इसकी एक एज होती है, ये वाली आप देख सकते हैं जहां पर पॉइंटर दिख रहा है आपको, ये इसकी एज है। तो क्योंकि जब इसमें से लिक्विड का फ्लो बाहर निकलता है, तो इसके अंदर से जब फ्लो निकलेगा तो यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन होगा, तो इसकी एज जितनी ज्यादा शार्प होगी उतना यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा, और उसकी वजह से यहाँ पर जो हेड लॉस है वो उतना ही मिनिमम होगा। तो इसलिए हम इसको हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो ये हमारा जो ओरिफिस बने, इट शुड बी शार्पेस्ट। तो शार्प एज होना चाहिए। एक बार ये जो हमारा ओरिफिस है, इस तरह से आप देख सकते हैं, स्क्वायर एज भी हो सकता है जैसे आपको दिखाया गया है, और इट में भी राउंडेड शेप, तो इसको बेल माउंटेड भी बोलते हैं, बेल माउंटेड। और राउंड एज इसकी जो एज है राउंड एज भी हो सकती है, और इट में भी बेल माउंटेड। तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द एज के हिसाब से भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ओरिफिस है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिस्चार्ज, जिसमें जो फ्लो निकल रहा है उसके नेचर पे भी इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमारा जो फ्री डिस्चार्जिंग ओरिफिस, अगर जो डिस्चार्ज है हमारे फ्री डिस्चार्जिंग इन द ओपन, अगर हवा में या फ्री डिस्चार्ज हो रहा है, तो मतलब हवा में डिस्चार्ज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री डिस्चार्जिंग ओरिफिस। अगर इधर भी पानी है तो उसकी इधर भी, मतलब जैसे ही हमारे पास इसमें ओरिफिस से जो डिस्चार्ज हो रहा है, इफ इट इज डिस्चार्जिंग इन लिक्विड, तो उसको हम बोलते हैं फुल्ली ड्राउन्ड ओरिफिस। मतलब इधर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो, ये हमारा ओरिफिस पूरी तरह से डूबा हुआ है, इसको बोलते हैं फुल्ली ड्राउन्ड ओरिफिस। और अगर इफ इट इज ए पार्शियल, जो ओरिफिस है हमारा कुछ खुला जो डिस्चार्ज हो रहा है वो हवा में हो रहा हो, और कुछ जो है लिक्विड में हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं पार्शियली ड्राउन्ड ओरिफिस। तो इस तरीके से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द डिस्चार्ज। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं इसके अंदर कुछ कोफिशिएंट्स। तो जो हमारा जो ओरिफिस जो है, इसके अंदर जैसे हमारा जो सबसे पहला जो कोफिशिएंट होता है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सीसी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ओरिफिस है हमारा, इसका जो एरिया होता है, इट इज मिनिमम एट द वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो अगर हम जैसे इसके अंदर से जब निकलता है ओरिफिस, तो इसका जो डायमीटर है उसके हिसाब से इसका एरिया होता है। लेकिन जो एरिया है इसका, क्योंकि जो स्ट्रीम है जो हमारी, वो इसके अंदर से एक्चुअल में तो ये वाली स्ट्रीम है जो कि जहां पर की वेना कॉन्ट्रैक्टा जो एरिया है वहां से जो स्ट्रीम बनती है, तो इसका मतलब एक्चुअल में जो एरिया जो डिस्चार्ज हो रहा है हमारा वो कम हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो मतलब अगर हम इसका जो एरिया अगर जेट का अगर बिना कॉन्ट्रैक्टा पे ले, और एक इसका ओरिजिनल एरिया हो जो कि ओरिफिस का एरिया है, तो उन दोनों का जो रेशियो अगर हम निकालें, तो दैट रेशियो विल गिव यू द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ए इज द एरिया ऑफ द एट बिना कॉन्ट्रैक्टा, एसी, एंड ए इज द एरिया ऑफ द ओरिफिस। तो उन दोनों का जो रेशियो होता है उस रेशियो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इन द सेम वे, जैसे अब हमारा नेक्स्ट कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो जब इसके अंदर से जो जेट बाहर निकलता है, तो देयर इज सम हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो भी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर हम इसके अंदर अगर थियोरेटिकल वेलोसिटी की बात करेंगे, अगर जितना इसके अंदर हेड है उसके हिसाब से जो इसकी वेलोसिटी है, इट शुड बी इक्वल टू 2gh एंड रूट। लेकिन एक्चुअल में जो वेलोसिटी है जो बिना कॉन्टैक्टा पे है, उन दोनों के बीच में जो अगर हम रेशियो अगर उसका कैलकुलेट करते हैं, तो दैट गिव्स अस द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, एंड इट इज नोन एज सीवी, एंड v इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द जेट एट बिना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल वेलोसिटी, दैट इज 2gh। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मतलब इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थियोरेटिकल डिस्चार्ज। जो एक्चुअल डिस्चार्ज है हमारा जो ओरिफिस से निकल रहा है, और एक जो थियोरेटिकल डिस्चार्ज है हमारा, तो एक्चुअल डिस्चार्ज तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा एंड एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, दैट विल गिव यू द एक्चुअल डिस्चार्ज। और अगर हम थियोरेटिकल डिस्चार्ज की बात करें, तो इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ओरिफिस एंड थियोरेटिकल वेलोसिटी 2gh। तो इस तरीके से जो हमें रेशियो जो मिलेगा, दैट विल गिव द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CD। तो इसको हम जैसे अभी हमने पढ़ाई है पिछली इस स्क्रीन में, जैसे आपने देखा है कि एरिया ऑफ द, इनका जो रेशियो होता है AC बाई ए एंड B बाई 2gh, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, इट इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। सो वी कैन से दैट CD इज इक्वल टू CC इंटू CB। तो इस रिलेशन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं
CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC इनटू में कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो CC हमें पता ही है कि एरिया ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द ओरिफिस, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टर डिवाइडेड बाई theoretical velocity। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट CD। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ए नोच। तो नोच भी एक अरेंजमेंट या इस तरीके से क्या नाम है, एक प्लेट होती है जो कि हम किसी भी टैंक के साइड में लगा देते हैं। जैसे आपको दिख रहा है इसके अंदर ये प्लेट आपने यहाँ पर लगाई हुई है, एक ये टैंक है जिसके अंदर से फ्लो हो रहा है। तो अगर हम उसके अंदर से निकालना चाहेंगे इसके अंदर से कितना इसमें से डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम इसके अंदर जहां पर जो अरेंजमेंट करते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं नोच। So a notch may be defined as a opening provided in the side of a tank or a vessel such that the free surface of the liquid surface in a tank is below the top edge of the opening. A notch is used to measure the discharge of the liquid through a small channel or a tank. It is generally made of a metallic plate। एक मेटेलिक प्लेट होती है जो कि हमने इसके अंदर किसी भी टैंक के साइड में लगाई हुई है, तो इसके जरिए हम वी कैन मेजर द डिस्चार्ज। तो इसके अंदर भी इसी तरीके से जो इसके अंदर से जो फ्लो निकल रहा है, तो इस फ्लो को हम जैसे उसके अंदर हमने जेट कहा था, तो इसके अंदर इट इज नोन एज नैप और ए वैन। और इस तरह से जो इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है जहां से इसको फ्लो होकर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रेस्ट और ए सील। द बॉटम एज ऑफ ए नोच और ए टॉप एज ऑफ द वियर ओवर विच द वाटर ओवरफ्लोज इज नोन एज ए क्रेस्ट और सील। अब हम आगे वियर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी यही सभी चीजें होती है। तो उसका जो बॉटम एज होता है वियर का, उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट और सील। अब इसी तरीके से जो इसके अंदर भी जो नोच के अंदर भी जो उसका जो बॉटम एज होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट और सील। और जो इसके अंदर से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो जो लेयर बन रही है, इस लेयर को हम बोलते हैं शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए नोच ओवर ए वियर इज नोन एज नैप और वेन। तो अब इसके अंदर से जैसे ये जो हमारा नोच है, अब इसके अंदर से अब हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है। तो जैसे आपको दिखाया गया है कि ये हमारे पास एक नोच है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर आपने इसके अंदर नोच बनाया हुआ है। तो इसके अंदर हेड ऑफ वाटर है, इसके ऊपर इतना हेड है, इसके ऊपर नोच के ऊपर। तो इसके ऊपर अगर हम इसका डिस्चार्ज निकालना चाहें, तो इस तरीके से इसके अंदर एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर करके हम इसके अंदर से डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, स्मॉल स्ट्रिप से कितना डिस्चार्ज हो रहा है। और फिर इसके अंदर इसको इंटीग्रेट करते हैं इसके लिए टोटल हेड के लिए। जैसे हमारा जो टोटल हेड है H और यहाँ पर 0 है, तो H और 0 के बीच में इसको इंटीग्रेट करके हम इसके अंदर से डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा डिस्चार्ज निकलता है रेक्टेंगुलर नोच के थ्रू, इट इज इक्वल टू 2/3 CD इंटू L इंटू 2G कंडूट इंटू में H की पावर 3/2, वेयर H इज द हेड अवेलेबल ओवर इट and L is the length of the notch। ये लेंथ ऑफ द नोच है और H इसके ऊपर हेड अवेलेबल है। इसी तरह से हमारे पास अगर ट्रायंगुलर नोच हो, जैसे आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर नोच है, इसके थ्रू अगर हम डिस्चार्ज निकालना चाहें, तो इट इज इक्वल टू 8/15 इंटू में 8/15 इंटू CD इंटू टेंजेंट θ/2 इंटू 2G कंडूट इंटू H की पावर 5/2। तो इसको सिंपल आसान, इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसके अंदर जो एंगल है इसका नोच का, इसको 90 डिग्री ले लेते हैं। तो जो हमारा टेंजेंट θ/2 बनता है ये 45 डिग्री का हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरीके से अगर हम इसका जो CD को अगर 0.6 मानकर इस तरीके से अगर हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो इट्स कम्स आउट टू बी 1। इनको सबको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी 1.417 H की पावर 5/2। तो इस तरीके से हम ट्रायंगुलर नोच के थ्रू डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास अगर ट्रेपेजोइडल नोच है, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर नोच एंड ए ट्रायंगुलर नोच। बीच में रेक्टेंगुलर नोच है और इसके साइड में 2 ट्रायंगुलर नोच है, तो इसके इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है ट्रेपेजोइडल नोच। तो इस तरह के नोच के थ्रू अगर हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, तो एक रेक्टेंगुलर नोच का जो रेक्टेंगुलर नोच का जो डिस्चार्ज होता है वो, और एक ट्रायंगुलर नोच का जो डिस्चार्ज है वो, उन दोनों को जोड़ देते हैं और इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू ए
ट्रेपेजोइडल नोज। तो ये रेक्टेंगुलर नोज का डिस्चार्ज है 2/3 और ये एक ट्रायंगुलर नोज का डिस्चार्ज है। इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू द ट्रेपेजोइडल नोज। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्टेप्ड नोच और एक कंपाउंड नोच। तो एक तरह से स्टेप्ड नोच मतलब इसके अंदर से हमने कुछ स्टेप्स बना रखे हैं, 3 हमारी नोच बन जाती हैं अलग अलग से, रेक्टेंगुलर नोच 1 2 3, और इन तीनों के थ्रू हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमारा ये पहला नोच है तो उसके अंदर हमारे पास हेड अवेलेबल है, ये H1 से H2 तक के बीच में हमारे पास हेड अवेलेबल है। तो इसलिए इसमें से हमने इसका ये यहाँ पर H1 और H2 ये हमारे पास था, उसमें उनका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज। दूसरा जो नोच है ये स्टेप होगा हमारे पास H2 से, ये हमारे पास H2 से ये हमारे पास H3 है, इतना हेड अवेलेबल है, तो उनके बीच में हमने डिस्चार्ज कैलकुलेट कर दिया। लास्ट में जो था हमारे पास H3 बच गया, तो यहाँ पर ये H3 हेड है और यहाँ पर 0 है। तो इस तरीके से हमने इसके बीच में डिस्चार्ज कैलकुलेट किया। तो हमारे पास सभी की अलग अलग लेंथ है, L1 L2 L3। तो उस तरीके से हमने यहाँ पर वो यूज की हुई है। जो हमारे पास ये L1 थी, यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला था उसमें लेंथ L1 है, बीच वाले में H2 लेंथ है और ऊपर वाले में L3 लेंथ है। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू ए स्टेप्ड और कंपाउंड नोच। तो तीनों का अलग अलग हम इसके अंदर से डिस्चार्ज हम जोड़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो ओरिफिस और नोच में क्या डिफरेंस है। तो ओरिफिस जो था इट कैन बी प्रोवाइडेड इन द साइड और बॉटम ऑफ ए टैंक, लेकिन जो नोच इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड इन द साइड ऑफ द टैंक। इट इज यूज्ड फॉर द स्मॉल डिस्चार्जेस, इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल डिस्चार्ज, इट इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल डिस्चार्जेस। जो ओरिफिस बहुत कम डिस्चार्ज होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, और ये भी स्मॉल डिस्चार्जेस के लिए हम नोच करते हैं, डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं। इट कैन एम्प्टी द टैंक बट इट कैन नॉट एम्प्टी ए टैंक। द शीट कमिंग इज नोन एज जेट। जो शीट उसमें से जो निकलती है उसको हम नैप बोलते हैं। इट मे और मे नॉट हैव ए शार्प एज। इसका जो एज है वो शार्प, जैसे मैंने आपको बताया था, इट कैन बी स्क्वायर और इट मे बी वेल माउंटेड, लेकिन इसके अंदर जो हमेशा ही हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए शार्प एज का इस्तेमाल करते हैं नोच में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वियर। तो वियर भी एक तरह से डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज प्रोवाइडेड इन ए reservoir or it can be used in a canal. If weir is a concrete or masonry structure which is constructed across the open channel such as a river as an obstruction to flow water. तो फ्लो वाटर को रिस्ट्रिक्शन करने उसको रिस्ट्रिक्ट उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है और उसके जरिए हम डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर हेड अवेलेबल है, तो इस हेड को मेजर करते हैं। तो जितना एक्यूरेटली इस हेड को मेजर करते हैं उतना ही एक्यूरेटली हमारे पास डिस्चार्ज आता है। These are commonly used to measure the volumetric rate of flow. वाटर फ्लो को मेजर करने के हमारे काम आता है। तो इट इज जो वी है, इट ये आपको दिखा रखा है, इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, बीच में की कंक्रीट की बनी होती है, मैसनरी की बनी होती है। तो इसके ऊपर से जब ये वाटर लेवल फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसको मापने के लिए हम वियर का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला है, जैसे वियर और नोच लगभग एक जैसी चीज होती है। तो वही फार्मूला जो नोच का फार्मूला था 2/3, जो रेक्टेंगुलर वियर का जो फार्मूला है वही फार्मूला है 2/3 CD इंटू 2/3 2G इंटू L, L इज द लेंथ ऑफ द वियर, ये लेंथ ऑफ द वियर है, इंटू H की पावर 3/2, इतना ये हेड अवेलेबल है इसके ऊपर 3/2। तो CD इज द कोएफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज एंड L इज द लेंथ ऑफ द क्रेस्ट। अब इसके जैसे आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इट इज फ्लोइंग विद सर्टेन वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी की वजह से भी इसका जो डिस्चार्ज है हमारा उसके ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर हम अगर एक्यूरेट कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को भी कंसीडर कर सकते हैं। द वेलोसिटी विद व्हिच द वाटर अप्रोचेस और रीचेस द वियर और नोच बिफोर इट फ्लोज ओवर इट इज नोन एज ए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये फार्मूला जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का है इसको नोचेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वियर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर इसको वियर में इस्तेमाल करते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार पहले इसके अंदर से जो डिस्चार्ज हो रहा है सिंपल फार्मूले से, इस फार्मूले से हमने डिस्चार्ज कैलकुलेट किया और उसको एरिया से डिवाइड कर दिया। जिसका एरिया है तो उससे इसका जो मतलब जो यहाँ पर जो फ्लो कर रहा है उससे उसका एरिया उससे हम डिवाइड करते तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाती है VA। तो उस VA का इस्तेमाल करते हुए फिर हम इसके अंदर वी कैन कैलकुलेट द accurate discharge.
The velocity of approach V is determined to find out the discharge over the notch or a weir, neglecting velocity of approach, then dividing the discharge by a cross-sectional area of the velocity on upstream side of the weir of notch, the velocity of approach is obtained. तो velocity of approach हमारे पास आ जाती है, उसका हम इस्तेमाल करते हुए फिर इसके अंदर we can calculate the exact discharge. तो यहाँ पर हमने ये हमारा फिर ये फार्मूला जो है इस तरीके से ये हमारे पास ये मॉडिफाई हो जाता है. HA gives you the head due to the velocity of approach and this H is the velocity of approach. तो इन दोनों के बीच में हम इंटीग्रेशन कर देते हैं और इस तरीके से we can calculate the exact और correct discharge. अब इसी के लिए कि हमारे पास एक और फार्मूला भी है, इसको हम बोलते हैं फ्रांसिस फार्मूला. तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसके अंदर जब ये चैनल फ्लो करता है तो हमारा जो डिस्चार्ज निकल रहा है इसके अंदर से, तो अगर हम इसके अंदर अगर एग्जैक्ट देखें तो यहाँ पर देयर इज सम एंड कॉन्ट्रैक्शंस, जो फ्लो हो रहा है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. तो अगर हम इसके अंदर अगर एग्जैक्ट निकालना चाहें तो उसके लिए फ्रांसिस ने एक फार्मूला दिया है, इसको बोलते हैं फ्रांसिस फार्मूला. Francis, on the basis of his experiment, established that end contraction decreases the effective length of the crest of weir and hence decreases the discharge. तो उसके अंदर हम इसके अंदर जो हमारा जो एंड कितना डिक्रीज होता है, इट इज इक्वल टू 0.1 इंटू में h, where h is the head of the head over the weir. इतना हेड जो है इसका 0.1 दोनों तरफ से हमारा जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है. तो इसके अंदर हमारे पास जो एक्चुअल जो आपने निकाली है ये हमारे पास b है, इसमें यहाँ पे बी आना चाहिए, एल की जगह पर ये गलत इसमें लिखा गया, गलत प्रिंट हो गया है. एल इज इक्वल टू बी माइनस 0.2h. तो हमारे पास एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी एल की, और फिर वही फार्मूला जो हमने पहले इस्तेमाल किया था उसको इस्तेमाल करते हुए वी कैन कैलकुलेट द करेक्ट डिस्चार्ज. तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे दिखाया गया वही फार्मूला h इज इक्वल टू 1.84, हम सभी जो इतने भी इसके अंदर कॉन्स्टेंट थे और CD की वैल्यू को 0.6 रखते हुए अगर हम इन सभी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाता है. h इक्वल टू 1.84 L इंटू में h की पावर 3/2. तो इस तरीके से फ्रांसिस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज कंसीडरिंग द एंड कॉन्ट्रैक्शंस. अब हमारे पास एक और वियर है, जैसे इसको चिपलेटी वियर के नाम से भी जानते हैं. तो इसके अंदर जैसे आपने पढ़ा है कि जो एंड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हमारा कुछ डिस्चार्ज कम हो जाता है, तो उस डिस्चार्ज की भरपाई करने के लिए हम इसके अंदर एंड इसको ट्रेपेजोइडल शेप में बना देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं. तो जितना हमारा एंड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से डिस्चार्ज कम होता है वो इसकी जो से ये आपने जो स्लोप दे दिया उसकी वजह से वो डिस्चार्ज हमारा भरपाई हो जाती है उसकी. और फिर ये सिंपल फॉर्मूला जो था हमारे पास, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज. तो उसके अंदर जो एंड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हमारा डिस्चार्ज कम होता है वो उसकी हमने इस स्लोप देने की वजह से जो भरपाई हो जाती है. तो जो इस तरह का जो वियर होता है, इस तरह के वियर को बोलते हैं चिपलेटिस वियर. चिपलेटिस वियर इज ट्रेपेजोइडल वियर हैविंग साइड स्लोप ऑफ 1 horizontal to 4 vertical. By providing slopes on the sides and increasing the discharge through the triangular portion of ABC and EDF is obtained. Without this slope, the weir would be rectangular one, and due to the end contractions, the discharge would decrease. जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि जो हमारा एंड कॉन्ट्रैक्शन में जो डिस्चार्ज डिक्रीज होता है उसके हम इससे भरपाई कर देते हैं. और एक सिंपल जो हमारा फॉर्मूला था जो भी आपने पहले पढ़ा है, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, इस फार्मूले का ही इस्तेमाल करते हुए फिर हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं. क्योंकि जितना हमारा एंड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, जैसे आपने पढ़ा है कि ये जो एंड कॉन्ट्रैक्शंस है इसकी वजह से जो हमारा डिस्चार्ज कम होता है उसको मुझसे हम कंपनसेट कर सकते हैं. तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा वियर है, इस तरह के वियर को चिपलेटिस वियर बोलते हैं. तो हम पढ़ लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है नोसिस एंड वियर के अंदर थे. वियर नोच एंड वियर में से वाटर पासिस थ्रू द नोच एंड वाटर फ्लोज ओवर इट. वियर के ऊपर से फ्लो करके जाता है वाटर और नोच के थ्रू फ्लो करता है. ये मेटेलिक प्लेट का बना होता है, ये मैसेनरी का बना होता है. इट इज ऑफ इट मेज ए स्मॉल डिस्चार्ज, इट इज ऑफ ए स्मॉल साइज, इट इज ऑफ ए बिग साइज. तो बड़े साइज की होती है, बीच में दीवार किसी भी कैनाल के हमने बना रखा है. इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल डिस्चार्ज, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूज डिस्चार्ज. The edge of the notch are sharp and thin
जो नोच के एज होते हैं वो शार्प होते हैं, और क्रेस्ट और सील इज वाइट। हमें पता है क्योंकि इट कैन नॉट बी शार्प एज। द बेस लेंथ इज स्मॉल, द बेस लेंथ इज लार्ज। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस ही है। बहुत बार ये बहुत हमें पता होना चाहिए कि नोच और बियर में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली नोच एंड बियर के जो हमारे जो फार्मूले हैं लगभग वही सेम फार्मूला है। तो लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उनके अंदर देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि स्मॉलेस्ट चार्ज में मापने के काम आते हैं, ये लार्जेस्ट चार्ज के मापने के काम आते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज ए करंट मीटर। तो ये किसी भी रिवर की या किसी भी कैनाल की जो हम वेलोसिटी है उसको मेजर करते हैं, तो उसके बाद वेलोसिटी से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को गुणा करके वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू ए कैनाल और ए रिवर। तो ये दो तरह के हमारे पास करंट मीटर होते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर है और दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसकी जो एक्सिस है वर्टिकल है, ये आप देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस है, और ये जो हमारा नेक्स्ट है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जैसे देखिए इसका एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल है, तो ये इसके किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे इसको किसी भी कैनाल के अंदर या रिवर में लेके जाते हैं, इसको जिस डेप्थ पे भी हमें वेलोसिटी मेजर करनी है तो उस डेप्थ पे इसको लेके जाते हैं किसी भी बोट के थ्रू, और वहां पर इसको स्टेबल करने के लिए ये बैलेंस, ये वेट उसके अंदर होता है जो कि इसको बैलेंस करके रखता है ताकि हिले नहीं। और जब इसमें जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का, तो वो फ्लो जैसे फ्लो होगा तो वो इसके अंदर जो कप्स हैं, ये कप्स लगे हुए हैं, ये कप्स रोटेट होते हैं उसकी वेलोसिटी के साथ, और वेलोसिटी से कप होते हैं तो ये एक जनरेट से करंट। तो यहाँ पर हम वायर लगा के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं जिसके जरिए हम ये मापते हैं कि भैया इसमें कितना जनरेट हुआ है करंट, और उसके जरिए से फिर वो जो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो कैलिब्रेशन है उसके हिसाब से वी कैन फाइंड आउट द व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। So these instruments consist of a series of conical cups mounted around a vertical axis. The cups rotate in a horizontal plane and cam attached to the vertical axis printer record generated signals proportional to the revolution of the cup assembly. The Price company and the Price current meter and Gurley current meters are typical instruments used on this category. Or the normal range of velocity is from 0.15 to 4 meter per second. तो इसके अंदर जो मेन जो रोल है वो कैलिब्रेशन का ही रोल होता है, जो भी कंपनी हमें सप्लाई करती है वो हमें कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट देती है जिसके जरिए कि हम करंट के साथ जो भी हमें सिग्नल मिलता है उसके हिसाब से हम इसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा जो है वो इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन पे है। जितना एक्यूरेटली हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड होगा उतना ही हमें इससे एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, बस इसके अंदर डिफरेंस यही है, बाकी सब प्रिंसिपल सब वगैरह वही है। ये साउंडिंग वेट है इसके अंदर, इसको स्टेबल करने के लिए ये प्रोपेलर लगे हुए हैं इसके अंदर जो कि उसके साथ करंट के साथ रोटेट करते हैं, और वही सिस्टम उसके अंदर उसके जरिए हम उसके अंदर जो सिग्नल मिलता है उसी से ही हम इसका फ्लो को मेजर करते हैं कितनी वेलोसिटी है। तो उसी तरह से ये भी 0.15 टू 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हम इसके अंदर इसकी करंट की वेलोसिटी को माप सकते हैं। ये डिफरेंट हॉर्स, नेटेक एंड वाट टाइप मीटर्स आर टिपिकल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर दिस कैटेगरी। तो ये इसके अंदर ये दो कैटेगरी है, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने आप इसको ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।